नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ शुरुआत करते हैं खबरों की। चमोली के डिमर को आदर्श संस्कृत गांव घोषित करने और आयोजित कार्यक्रम का मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया है। बता दें कि जनपद स्थित डिमर गांव को आदर्श संस्कृत गांव घोषित किया गया है, जिसके माध्यम सीएम ने वर्चुअली शुभारंभ किया है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने दीप प्रज्वलन कर किया है। इसके दौरान डिमर गांव के ग्रामीणों में खासा उत्साह भी देखने को मिला है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर डिमर गांव के ग्रामीणों से वर्चुअल संवाद भी किया है। इसको लेकर ग्रामीणों ने सीएम का आभार जताया है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री ने डिमर गांव की स्थानीय महिलाओं द्वारा संस्कृत में वार्तालाप करने पर उन्हें बधाई दी है। में रहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर इसको संस्कृत का आदर्श गांव घोषित किया है तो इसके लिए मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और वास्तव में संस्कृत की भाषाएं लोग बच्चों को अगर जीवन से सीखेंगे तो एक आजकल बड़े बड़े बच्चे जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो सब संस्कृत में कर रहे हैं। आज हमारे लिए यह अत्यंत ही हर्ष एवं खुशी का विषय है कि हमारा ग्राम डिमर एक आदर्श संस्कृत ग्राम डिमर ग्राम घोषित हुआ है। हमारे लिए यह अत्यंत ही खुशी का विषय है। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली गांव में एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। इस बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन बड़े स्तर में मलबा हटाने से कई लोग इसकी चपेट में आए हैं, जिनका अभी तक पता नहीं लग पाया है। ऐसे में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कितने लोग लापता हैं और कितने लोग हताहत हुए हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ऐसा कोई आंकड़ा नहीं मिला है, क्योंकि बीच में दूरसंचार सेवाएं बंद हो गई थी, कनेक्टिविटी नहीं थी। उसके कारण से कई लोग मिसिंग की श्रेणी में थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग आ गए हैं। ऐसे में जल्द ही इसका आकलन किया जाएगा। देखिए, अभी चूंकि एक प्रारंभिक रूप से एक आंकड़ा ऐसा कोई अभी नहीं बन पाया है। अभी लोगों ने बताया है, कुछ लोग मिल रहे हैं चूँकि बीच में दूरसंचार सेवाएं बंद हो गई थी, उसके कारण से चूँकि ठीक प्रकार से कनेक्टिविटी नहीं बन पाई। लेकिन अब बहुत सारे लोग जो है जो उस समय में टेलीफोन सेवा के कारण से मोबाइल नेटवर्क नहीं था तो वो भी मिसिंग की श्रेणी में थे, तो कुछ लोग उसमें से आ भी गए हैं, तो उसका आकलन करके जल्दी जो है अभी। धराली में 5 अगस्त को जिस दिन प्रलय आई थी, उस दिन हर्षिल में भी हजारों टन मलबा पहुंचा है, जिससे भगीरथी में आए इस मलबे ने नदी को झील में तब्दील कर दिया है। करीब 4 किलोमीटर लंबी झील बनने से अब हर्षिल भी खतरे की जद में आ चुका है और भगीरथी नदी के झील का स्वरूप बनने से न केवल गंगोत्री नेशनल हाईवे का एक हिस्सा पानी में डूब चुका है, बल्कि यहाँ मौजूद आर्मी का हेलीपैड भी पानी के भीतर समा चुका है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हर्षिल के पास झील बन चुकी है, जिससे एविएशन और यूकांडा का हेलीपैड था और वो पानी से भर चुका है। वहीं 250 से 300 किलोमीटर की सड़क भी जलमग्न हो चुकी है। ऐसे में अगर उसे चैनलाइज करने के लिए चिनूक विमान के जरिए भी मशीन ले जाया जाए तो कम से कम 10 से 15 दिनों का समय लगेगा, क्योंकि उसके अलग अलग उपकरण जोड़ने होते हैं। इसीलिए उससे पहले 25 से 30 लोगों को हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है, जो मैन्युअली उसको चैनलाइज करने का काम करेंगे। देखिए, चूँकि हर्षिल के पास झील बन गई है और उस झील के बनने से वहाँ पर जो हेलीपैड था हमारा एविएशन का, यूकाडा का, वो हेलीपैड में 5-7 फुट से ज़्यादा पानी भर गया है और लगभग 250 मीटर 300 मीटर के लगभग सड़क भी पूरी जलमग्न हो गई है। चूँकि उस झील का पानी जब तक नहीं निकलेगा, उसको ठीक से उसको चैनलाइज नहीं किया जाएगा, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। हमारा प्रयास है कि चूँकि इतनी बड़ी मशीन है, वो चिनूक हेलीकॉप्टर से भी ले जाने में काफ़ी समय लग जाता है और उसको एक बार पूरी तरह से जो है अलग अलग उसके सारे उपकरण किए जाते हैं, फिर उसको जोड़ा जाता है, तो इस प्रक्रिया में 10-15 दिन का समय लगता है। राजधानी देहरादून में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की है। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने कहा कि विभाग की पेंशन योजना व छात्रवृत्ति योजना से लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत अब सभी अल्पसंख्यक लोगों को अन्याय सहन करने की जरूरत नहीं है। तुरंत अपने खिलाफ हुए अन्याय को लेकर वो आवाज उठा सकते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य की भी सराहना की है और पर्यटन को यहाँ के विकास का प्रमुख आधार भी बताया है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर जीत को लेकर भाजपा नेताओं के विरोधाभासी बयान देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष जहां 12 जिला पंचायत सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद 12 में से 10 सीटों पर ही अपना अधिकार मान रहे हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव के दावे अभी हवा में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि राज्यसभा सांसद ने यह भी दावा किया है कि 60 से अधिक ब्लॉक प्रमुख भी उनके बनने जा रहे हैं, तो इसमें भी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद के बयानों में भिन्नता नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जिला पंचायत में भी 12 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो कम से कम 10 भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे और ब्लॉक में भी भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख ये 60 से ज़्यादा होंगे। जिस प्रकार की सूची घोषित हुई है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ। उत्तराखंड के धराली में दैवीय आपदा के बाद राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने धराली आपदा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अच्छा होता है कि कांग्रेस दैवीय आपदा के लिए मदद का काम करती, कांग्रेस अपनी एक समिति बनाती कि कैसे आपदा पीड़ितों को राहत दी जाए, सरकार को भी सुझाव देते, ना कि केवल राजनीति करने के लिए कांग्रेस आपदा की आड़ ले रही है। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री वहां खुद जाकर आपदा पीड़ितों की मदद कर रहे हैं और जल्द से जल्द पीड़ितों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस पूरे मामले में केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। पार्टी इस प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल है। अच्छा होता कि कांग्रेस के अध्यक्ष जी आपदा प्रबंधन के लिए पार्टी की एक समिति बनाते, वहाँ किस प्रकार से देवी आपदा से प्रभावित जो लोग हैं उनके लिए कुछ सहयोग की बात करते, भोजन है, दवा है, सब प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, उसकी चर्चा करते। सरकार के मुख्यमंत्री लगातार उस क्षेत्र में बने हुए हैं, उनको भी अपने सुझाव देते। लेकिन केवल अगर आपदा में राजनीति ढूंढी जाए तो ये कम से कम इस राज्य के हित में नहीं है। जहाँ तक प्रदेश सरकार का विषय है तो प्रदेश सरकार लगातार जिस दिन से आपदा आई है, मुख्यमंत्री जी विकट परिस्थितियों के बाद भी मुख्य स्थल तक पहुँचे हैं। हर प्रकार का तंत्र वहाँ भेजा गया है। आपदा प्रबंधन से कैसे निपटा जाए इसके लिए जो एजेंसियों की आवश्यकता है उनको वहाँ भेज दिया गया है। और मैं कह सकता हूँ लगभग 1100 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की भारी जीत होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि कई जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित होंगे। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अब जिला पंचायत चुनाव अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर उत्तराखंड में गहमा गहमी का माहौल देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी ने सभी 12 जिला पंचायत अध्यक्षों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं ब्लॉक प्रमुखों के कुछ पद फ्री रखे जाएंगे और अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। उन्होंने विपक्ष पर भी कटाक्ष किया है। हमारे तो गिनती के बाकी हैं और बाकियों के सभी बाकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशी लगभग घोषित कर दिए हैं। हम कुछ सीटों को फ्री छोड़ेंगे, बहुत सी कुछ सीटों पर आज निर्णय करेंगे और आज हमारा अंतिम निर्णय होगा। तो हमने 12 के 12 जिला पंचायतों के अध्यक्ष कल घोषित कर दिए हैं और मैं आज विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर भाजपा की लहर है। चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, अनेकों ब्लॉक पर वहाँ निर्विरोध जीत कर आएंगे, अनेकों जिला पंचायत अध्यक्ष वहाँ निर्विरोध जीत कर आएंगे। और जिस दिन परिणाम आएगा 14 तारीख को, कुछ परिणाम तो कल ही आ जाएगा, 11 तारीख सायंकाल तक नामांकन ही होगा, कुछ परिणाम 14 को आएगा, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की और दिखाई देगी।
5 अगस्त की सुबह सेंजी गांव में बारिश कहर बनकर टूट पड़ी। यहां पहाड़ों से गिरते मलबे और लगातार बहते मलबे की धार ने गांव को मानो जकड़ सा लिया। ग्रामीण किसी तरह अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी उम्र भर की कमाई और आशियानी को आंखों के सामने तबाह होते हुए देखा। आपदा में 17 परिवारों के घर और 7 दुकानें पूरी तरह से जमींदोज हो गए। इस घटना में करीब 90 मकान और 250 नाली से ज्यादा खेत क्षतिग्रस्त हुए हैं। गांव के कुलवीर भंडारी बताते हैं कि आपदा ने उन्हें हार्डवेयर की दुकान के साथ पत्नी की रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान भी छीन ली है। उनका अनुमान है कि उन्हें करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बबीता देवी रोते हुए बताती हैं कि घर के सामान के साथ उनकी जेवरात और किटी पार्टी के 2.5 लाख रुपए नकद भी बह चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत आपदा के बाद गांव पहुंचे और 15 प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख रुपए 1.30 लाख रुपए की राशि दी है, लेकिन ग्रामीण इसे नाकाफी बताते हुए सरकार से मुआवजे को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल भगवान की दया से परिवार तो मतलब निकल गया बाहर, पर मकान का देख रहे हो आप, मतलब कम से कम आठ कम उसका आवास था ये, जिसमें मतलब 6 आवास तो बिल्कुल सब सफा हो गए। एक मतलब वो आवास भी सफा है, पर उसमें बहुत इतनी दरारें पड़ी हुई है कि वहाँ रहने के लिए भी तो बहुत खतरनाक मंजर था। इसको मंजर का देखने लायक भी नहीं था, मतलब मौत आ रही थी हर आदमी की, हर आदमी मौत देख रहा था भाई। बाकी क्या बोलना, आप बाकी देख ही रहे आप लोग भी, सब लोग। आप यहाँ पे वो जरा ऊपर भी जाओ, गांव में जो मकान टूटा था उस मकान की भी दुर्दशा देखो। अगर का हानि तो बहुत हो गया, अब गाय चली गई, ये चले गया, पर इतना है कि किसी की जान नहीं गया इंसान की। नहीं चला। जब वो हुआ तो हमने सोचा कि हम दब गए यहाँ, और ऐसे भागे हम का अंधे हो रखे थे, मतलब पूरा अंधेरा हो रखा था। वो पटाख हुई, वो कानों में हमारे अब तक गूंज। सैनी आश्रम कमेटी को लेकर चल रही उठापटक के बीच आज लंबे समय बाद पूर्व गृह मंत्री और सैनी आश्रम के संरक्षक राम सिंह सैनी मीडिया के सामने आए हैं। राम सिंह सैनी ने कहा कि वो सैनी समाज को एकजुट करने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस तरह से सैनी आश्रम को लेकर कुछ लोगों द्वारा तरह तरह की बयानबाजी की गई है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वो अब युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और युवाओं का भविष्य बनाने में जुटेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 2009 से लगातार वो संरक्षक चले आ रहे थे, लेकिन खराब स्वास्थ्य को लेकर जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। उन्होंने अध्यक्ष अनिल सैनी को अपना इस्तीफा दे दिया है और 2009 से वह सैनी आश्रम की कमेटी में भी रहे हैं। वो अडल्ट होता है, माइंड परिपक्व होता है, सोच समझ कर उसको लेता है, सोच समझ कर ही निर्णय लेता है। तो अपना सोच समझ कर सब निर्णय लेंगे। एक हमारे सैनी समाज में सैनी आश्रम को लेकर विवाद चल रहा है, तो उसमें आपस में मेरे ऊपर भी इस तरह की बातें कही जाती हैं। तो मैंने ये शुरू में इस सैनी आश्रम को बचाने का प्रयास किया था, जिसमें मैं भी था, मंत्री डॉक्टर पृथ्वी सिंह थे, उसके सैनी आश्रम का विवाद चल रहा है। सैनी आश्रम की भूमि 1922 में खरीदी गई थी, तो यहाँ 2009 में कुछ लोगों ने तो प्रयास किया था कब्जा करने। उत्तराखंड में इन दिनों भारी बारिश के चलते कई संपर्क मार्ग टूट चुके हैं और आवागमन भी प्रभावित हुआ है। कई जगह पुल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं और उन्हें भी दुरुस्त किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र ने बताया कि अभी इस समय 47 रोड बंद हैं। लगातार बारिश हो रही है और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि जो सड़कें वो खोल रहे हैं वो दोबारा से बंद करनी पड़ रही हैं। इन सड़कों को खोलने के लिए जेसीबी और पॉकलैंड मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि NH7 ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक 3 एजेंसियां देखते हैं। सभी जगह मार्ग को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक उपकरण लगाए गए हैं। ऋषिकेश से गंगोत्री जाने वाला जो हिस्सा है, गंगनानी से आगे तक हम पहुंच चुके हैं और वहां 27 मीटर का वैली ब्रिज लगा रहे हैं और सभी मार्गों को दुरुस्त कर आवागमन को सुचारू किया जा रहा है। उत्तरकाशी में हमारे तमाम अधिकारी मौजूद हैं और जिन जगहों पर परेशानी है उनका
समाधान भी किया जा रहा है। अभी हमारे एडिशनल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी से शासन से भी गए हुए हैं। हमारे एससी वहाँ पर हैं, हमारे अधिशासी अभियंता जो भटवाड़ी के हैं वो भी वहाँ है। इसके अलावा हमारे एई जेई सब लगे हुए हैं। वैसे ये स्टेज एनएच इसके बीआरओ के पास है, परंतु क्योंकि ये ऐसा है कि सभी को लॉजिस्टिक सपोर्ट देना है, तो जो हमने वहाँ पर अपनी 3 पोकलैंड मशीन और जेसीबी सब ये चीजें दी हैं। तो सुबह हमें रिपोर्ट मिली थी प्रदेश में हमारे कितने मोटर मार्ग बंद हैं। तो इस समय सुबह 247 रोड्स बंद थी हमारी, और आप देख रहे हैं कि मौसम कैसा है, लगातार बारिशें भी हो रही है। हमारा पूरा जो स्टाफ है वो सड़कों को खोलने में लगा है, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि जो सड़कें खोल रहे हैं वो बंद भी हो रही है। अभी मैं आपसे बात करूं तो एक हमारा NH7 है जो ऋषिकेश से बद्रीनाथ वाला है। तो NH ऋषिकेश से बद्रीनाथ 3 पानी नामक स्थान है जहाँ पर वो आज कल उन्होंने सड़क खोली थी, फिर बाद में बहुत सीवियरली वो डैमेज हो गया था, तो उनकी वहाँ पर सारी मशीनें लगी हुई हैं। इस समय एक बहुत बड़ा बोल्डर था, उसमें भी वो अपना ड्रिल करके ब्लास्ट करने के लिए तत्पर वो लगे हैं इस समय करने के लिए। उम्मीद है शायद 1-1.5 घंटे में अगर मौसम वहाँ पर इस समय अनुकूल रहा तो 1-1 घंटे में रोड खुल जाएगा। गंगनानी में क्षतिग्रस्त हुए पुल का निर्माण कार्य लगातार जारी है और भारतीय सेना, बीआरओ और पीडब्ल्यूडी की टीमें मिलकर इस पुल का निर्माण कार्य कर रही हैं। 3 दिन से चल रहे इस निर्माण कार्य को आज पूरा किया जा सका है और ऐसी उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है कि उसके बाद ही आवाजाही पूरी तरह से सुचारू की जा सकेगी। प्रकाशी के धराली में आपदा के बाद जो गंगनानी का पुल क्षतिग्रस्त हुआ था उसकी मरम्मत का कार्य जो है अभी तक जारी है। फिलहाल आप ठीक यहाँ पर पीछे देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर आईटीबीपी के जवान, बीआरओ के, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ यहाँ पर तैनात है, पुलिस बल तैनात है, आर्मी के जवान यहाँ पर तैनात है और लगातार ये वैली ब्रिज जो है इसको बनाने का कार्य फिलहाल किया जा रहा है। यहाँ पर पोकलैंड मशीन भी लगाई गई है और निरंतर 5 दिन से 6वां दिन जो है आज लग चुका है और निरंतर 5 दिन से इस ब्रिज को जो है बनाने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि अभी तक सफलता इसमें हासिल नहीं हुई है, लेकिन आज कहा जा रहा है कि इस वैली ब्रिज का निर्माण कर दिया जाएगा। इसके बाद जो आगे का रास्ता है वो आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। फिलहाल इसी इंतजार में जो यहाँ पर लोग हैं वो भी इसी इंतजार में है कि आगे का रास्ता खुले और आगे जो आवाजाही होनी है, जो स्थानीय निवासी यहाँ पर हैं उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है। तो सभी के मन में जो है यही चीज़ है कि जल्द से जल्द ये वैली ब्रिज का निर्माण हो और जिसके बाद इस सड़क से आवाजाही खोली जा सके। लेकिन कब तक ये निर्माण होता है, खैर 1 से 2 घंटे का समय की बात ज़रूर हुई है, लेकिन अभी कोई अंदेशा इसका नहीं लगाया जा सकता है कि कब तक इस वैली ब्रिज का निर्माण होगा। तो फिलहाल धराली की क्या कुछ तस्वीरें हैं उसको दिखाने के लिए एपीएन की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है और कोशिश यही है कि दर्शकों को जो है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाई जा सके। फिलहाल क्या कुछ आगे देखने को मिलता है इसके लिए फिलहाल इंतजार करने की आवश्यकता है। काशी से आलोक सिंहवाल की रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। ऋषिकेश, बद्रीनाथ और रुद्रप्रयाग और गौरीकुंड हाईवे को जोड़ने वाले रैंतोवी जवाड़ी बाईपास पर भारी भूस्खलन से टनों मलबा जमा हो चुका है, जिस कारण 2 तरफा यातायात को रोक दिया गया है। मलबे से सड़क को भी नुकसान पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।